हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास के छठे अध्याय शहरीकरण एवं शहरी जीवन से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हम इनसे पहले 5 अध्याय के प्रश्न यानी इतिहास के जो हमारा शुरुआत से लेके जो 5वें अध्याय तक का है, हमने उन सभी का सब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियो को देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपको समझाऊंगा, तो लेकिन ध्यान रखना है ये हमारा क्लास 10th और हिस्ट्री का है ना। ये जो छठा अध्याय है ये किसका है? हिस्ट्री का है, ठीक है। तो मैं अभी आपको हिस्ट्री करवा रहा हूँ। इनके बाद हमारा 2 और एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज करवाने के बाद फिर मैं आपको आपके सोशल साइंस का जो इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या फिर हमारा आपदा प्रबंधन है, कोई एक किताब में फिर से शुरू करूँगा और उनके भी सभी प्रश्न करवाऊँगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ अभी तो आपको सब्जेक्टिव मिल रहा है, सब्जेक्टिव के साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो साथ ही के साथ मैं दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो को देख रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव का भी मैंने 3रे अध्याय तक करवा दिया है और आप उम्मीद रखिए कि इसी महीने आपका इतिहास का लॉन्ग क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज के अध्याय। आज के हम वीडियो को आज के अध्याय में जो हमारा शहरीकरण एवं शहरी जीवन है, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। 100% आपको समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन आप पेशेंस बनाकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। मतलब आप किस आधार पर यह कहोगे कि हमारा समाज जो है ये वाला जो समाज है यह ग्रामीण समाज है और वहाँ पर जो समाज रह रहा है वह हमारा शहरी समाज है या नगरीय समाज है। आप किसके आधार पर कहोगे, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो प्रश्न कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में भिन्नता निम्न प्रकार से की जा सकती है, ठीक है, या निम्न प्रकार से या निम्न आधार पर किया जा सकता है। आप कुछ भी बोलिए, आपको क्या पहला लाइन लिखना है कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आधार पर भिन्नता निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। आपको ये पहला लाइन लिख देना है। उनके बाद आप अंतर ही लिखना है ना, तो आप इनको 2 खाँचों में बांट भी दीजिएगा। एक तरफ दे दीजिएगा ग्रामीण, एक तरफ दे देना नगरीय या फिर शहरी, ठीक है। या सेंटेंस बना के भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या आपको समझाने का प्रयास किया है। गांव की जो आबादी होती है, गांव की आबादी कम होती है लेकिन शहरों की आबादी ज़्यादा होती है। गांव में खेती और पशुपालन ग्रामीण लोगों के जीवन का आजीविका का मुख्य आधार होता है। मतलब गांव के जो लोग होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं, वह अपनी आजीविका को यानी अपने जीवन जीने के लिए किस चीज़ पर निर्भर रहते हैं? कृषि पर, मतलब खेती पर और पशुपालन पर। लेकिन शहर में किस पर निर्भर रहते हैं? शहर के लोग व्यापार पर और उत्पादन पर निर्भर रहता है, ठीक है। पहला अंतर क्या हो गया, गांव की आबादी कम होती है और शहर की आबादी या नगर की आबादी अधिक होती है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों के लोग अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? व्यापार और उत्पादन पर निर्भर रहते हैं। ये आपका दूसरा अंतर हो गया। तीसरा क्या बोलिएगा, गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ मिलता है। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ, लेकिन शहर में प्रदूषित होता है। बिल्कुल, वायुमंडल शहर का गांव की तुलना में अधिक प्रदूषित होता है, लेकिन गांव में
कहीं ना कहीं स्वच्छ ऑक्सीजन आपको उपलब्ध होता है। ये तीसरा आपका हो गया। चौथा क्या हो जाएगा, गांव में शिक्षा, यातायात एवं स्वास्थ्य व्यवस्था जो है यह बेहतर नहीं होता है। गांव में यातायात मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं ना, उनको यातायात कहा जाता है, आप जो परिवहन का प्रयोग करते हो। तो गांव में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं यह बेहतर नहीं होती है, लेकिन शहर में यह बेहतर होता है। ये आपका अंतर हो गया। बताइए, इस प्रश्न में कहीं पर भी आपको लग रहा है कि रटने की जरूरत है? कहीं भी नहीं। प्रश्न क्या है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस आधार पर भिन्नता किया जा सकता है या कर सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिन्नता निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। पहला, गांव की आबादी कम होती है लेकिन शहरों की आबादी अधिक होती है। दूसरा क्या लिखोगे आप, गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन शहर के लोग अपनी आजीविका के लिए व्यापार और उत्पादन पर निर्भर रहते हैं। तीसरा क्या लिखोगे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऑक्सीजन यानी वायुमंडल स्वस्थ होता है, मतलब स्वच्छ होता है, और लेकिन शहरी क्षेत्रों में वहाँ का वातावरण या ऑक्सीजन या वायुमंडल वह बिल्कुल ही प्रदूषित होता है। आप नंबर 4 क्या लिखोगे, गांव में यातायात, शिक्षा और व्यापार, परिवहन इन सब की अच्छी सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन शहरों में शिक्षा आपको अच्छा मिल जाएगा, वहाँ पर आपको रोजगार मिल जाएगा, परिवहन का अच्छा सुविधा मिल जाएगा, आप तत्काल कहीं दूर आप जा सकते हो। तो ये सारी सुविधा होती है। तो आप लाइन खींच के अंतर लिख दीजिएगा या सेंटेंस बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है। यानी शहर में मूल चीज़ें क्या सब होती है जिसकी वजह से लोग गांव से शहर जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? तो आप क्या लिखोगे, शहर किसके लिए केंद्र होता है? शहर व्यापार के लिए, उद्योग एवं उत्पादन संबंधी क्रियाओं का केंद्र होता है। शहर जो होता है व्यापार, उद्योग और उत्पादन संबंधी क्रियाओं का क्या होता है बच्चा? केंद्र होता है। उनके बाद शहर में बेहतर शिक्षा, यातायात, परिवहन व रोजगार मिलने की संभावनाएं अधिक होती है, जिसके कारण लोग गांव से लाखों की संख्या में शहर पलायन करते हैं या शहर में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। प्राचीन काल और मध्यकाल में भी शहर जो था, शहर बच्चा व्यापार का और शिक्षा का हमेशा केंद्र रहा है। बस आपका यही आंसर है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्रश्न है शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? तो आप क्या लिखोगे, शहर व्यापार, उद्योग व उत्पादन संबंधी क्रियाओं का केंद्र होता है। शहर में गांव की अपेक्षा अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होती है, शहर में रोजगार मिलने की संभावनाएं अधिक होती है, शहर में व्यापार बड़ा होता है, शहर में उद्योग बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण लोग वहां जाना पसंद करते हैं। उसके बाद और क्या लिखोगे आप, शहर में परिवहन की अच्छी सुविधाएं होती है। इन्हीं सब कारणों से गांव से लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग गांव से शहर जाना पसंद करते हैं या शहर पलायन करते हैं, ठीक है। उनके बाद प्राचीन और मध्यकाल में भी जो हमारा शहर था या नगर था, वह शिक्षा का और व्यापार का केंद्र रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आपको 2 नंबर का भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का 3 नंबर का प्रश्न है, व्यावसायिक पूंजीवाद ने, किसने? व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? व्यावसायिक पूंजीवाद ने, यानी जो वो व्यापार लगाने के लिए उद्योगपतियों ने या पूंजीपतियों ने, उन्होंने किस प्रकार योगदान दिया नगर को या फिर बच्चा शहर को बसाने में या शहर के निर्माण में या नगर के निर्माण में। उद्भव का मतलब होता है बनना, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिखिएगा, तो व्यावसायिक वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ है।
यानी सबसे प्रमुख कारण नगरों के विकास का या व्यावसायिक नगरों के विकास का क्या रहा है? व्यावसायिक वर्ग रहा है। मतलब ऐसे वर्ग जो व्यापार करते हैं ना, उनको व्यावसायिक वर्ग कहा जाता है। तो व्यावसायिक वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उद्भव के साथ संभव हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उनके बाद और क्या, तो बड़े स्तर पर व्यापार, उत्पादन, मुद्रा, प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी जो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जिसमें काम के बदले क्या बच्चा, वेतन मिलना शुरू हो गया, मजदूरी का नगद भुगतान होने लगा। पहले आपको पता है व्यापार, पहले जो प्रणाली थी ना वो दो प्रकार की होती थी, एक वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा मुद्रा विनिमय प्रणाली। मतलब वहाँ पे क्या होता था कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको काम के बदले क्या मिलता था, अनाज मिलता था, दूसरा वस्तु मिलता था। लेकिन ये व्यापार के, ये जो व्यावसायिक पूंजीवाद है ना, ये व्यावसायिक वर्ग जो है, इन्होंने क्या कर दिया, मजदूरी के बदले अब नकद भुगतान यानी कैश में रुपया मिलना शुरू हो गया। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का इनसे उद्भव हुआ। स्वतंत्र उद्योग लगाना शुरू किया, मतलब पूंजीपति के सहयोग से, उद्योगपति के सहयोग से लोग अब स्वतंत्र रूप से बिना किसी राजा या सरकार के अंडर बिना रहते हुए वो लोग अपना अपना अब उद्योग लगाने लगे। इनके साथ मुनाफे कमाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। अब लोग घाटे में नहीं, लेकिन मतलब अब वो बहुत ही ज़्यादा मुनाफे कमाने लगे, यानी उनको लाभ बहुत ही ज़्यादा वो अर्जित करने लगे। ठीक है, इनके साथ ही क्या हुआ, मुद्रा, बैंकिंग, साख, बीमा, अनुबंध कंपनी, साझेदारी आदि इस पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही है। इन सभी गतिविधियों ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसको आप अगर इतना नहीं भी मान लीजिए आपको ध्यान में रहता है तो इनको आप अपने शब्दों में भी लपेट सकते हैं। प्रश्न ये है व्यावसायिक पूंजीवाद, तो आप क्या बोलिएगा, व्यावसायिक वर्ग नगर के उद्भव में एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है, क्योंकि व्यावसायिक वर्ग के सहयोग से ही नगरों में बड़े स्तर पर व्यापार, उत्पादन, मुद्रा, साख, प्रधान अर्थव्यवस्था, उनके बाद लोगों को काम के बदले मजदूरी, नगद भुगतान होने लगा। इनसे नगरों की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। अब यहाँ पर स्वतंत्र उद्योग लगने लगा, क्योंकि व्यापारी से पैसा मिल रहा था, स्वतंत्र उद्योग लगने लगा। उनके बाद अब लोग मुनाफे कमाने लगे, यानी लाभ बहुत ही ज़्यादा अर्जित करने लगा। इनके साथ ही साथ मुद्रा, बैंकिंग की सुविधाएं की गई व्यापारियों के सहयोग से ही। जहां पर ग्रामीण लोग या फिर जिनके पास पैसे की अभाव है वो लोग वहां से पैसे अलॉट करने लगे, पैसे लेने लगे। इनके साथ साझेदारी आदि इस पूंजीवादी विशेषता की, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही है। तो इन सभी क्रियाओं ने क्या किया, नगरों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो हमारा 4 नंबर का प्रश्न है बच्चा क्या, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही। यानी शहर का जो उद्भव हुआ, शहर जो बनना शुरू हुआ, नगर जो बनना शुरू हुआ, इसमें आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मध्यम वर्ग का, है ना, मध्यम वर्ग का भूमिका क्या रहा, आपको इसके बारे में बताना है। तो मध्यम वर्ग याद रखिए, इनसे पहले वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था पूंजीपति वर्ग के कारण ही हमारा जो समाज था 3 वर्गों में बढ़ गया था। एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को ही क्या कहते हैं, बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग को ही क्या कहते हैं, बुजुर्गा वर्ग करते हैं। और तीसरा हमारा वर्ग था कौन सा, मजदूर वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही पूछ रहा है कि मध्यम वर्ग का क्या योगदान रहा शहरों के विकास में। तो आप क्या बोलिएगा, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, शहरों के उद्भव में, शहरों के उदय होने में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एक नए शिक्षित वर्ग का उदय, जहां विभिन्न देशों के, ठीक है, जहां विभिन्न देशों में रहकर भी औसतन जो है एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए, एवं इसे समाज ने बुद्धि वर्ग के रूप में स्वीकार किया। यानी मध्यम वर्ग के जो लोग थे, मध्यम वर्ग के लोगों को हमारे समाज ने किस रूप में स्वीकार किया, बुद्धिजीवी
बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि हमारा मध्यम वर्ग जो था यह एक शिक्षित वर्ग था और मध्यम वर्ग विभिन्न रूप में कार्यरत रहे। यानी मध्यम वर्ग ने जो था ये कई रूपों में हमारे समाज में इन्होंने काम किया, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स। लेकिन मध्यम वर्ग के जीवन के मूल का आदर्श ना हमेशा समान ही रहा है, हमेशा समान रहा, और इनकी ना आर्थिक स्थिति भी एक वेतन भोगी वर्ग के रूप में ही रही है। ठीक है, यानी मध्यम वर्ग, देखो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही? तो आप क्या बोलिएगा? शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एक नए शिक्षित वर्ग का उदय और विभिन्न देशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में, है ना, उभर कर आए। एवं इस वर्ग को, यानी इस बुद्धिजीवी वर्ग को हमारे समाज ने किस रूप में स्वीकार किया? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किया। अच्छा, उनके बाद मध्यम वर्ग विभिन्न रूप में हमारे समाज में, नगरों में, शहरों में अपना योगदान देते रहे। जैसे मध्यम वर्ग के ही अंतर्गत शिक्षक, वकील, इंजीनियर, अकाउंटेंट्स, क्लर्क, चिकित्सक, ये सभी के सभी आते हैं। और मध्यम वर्ग का जीवन मूल्य हमेशा आदर्श रहा, हमेशा एक ही समान रहा, और मध्यम वर्ग ने हमारे समाज में एक वेतन भोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई, या फिर इन्होंने काम किया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा 5 नंबर का आज का प्रश्न है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? ठीक है, यानी हमारा अध्याय का नाम ही है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, तो प्रश्न तो हमारा शहर से संबंधित रहेगा। आप शुरू से लेकर अभी तक प्रश्न सभी देखे, आप वो शहर से संबंधित था, तो एक प्रश्न बनेगा कि शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। याद रखिए, जिसके जितने ज़्यादा एडवांटेज होते हैं ना, जितने ज़्यादा फायदे होते हैं, उनके डिसएडवांटेज भी होते हैं, उनके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, हानियाँ भी होती है। तो शहरों ने, जैसे शहर का जब उदय हुआ तो शहरों में अच्छी शिक्षा हुई, ठीक है, वहाँ पे रोजगार का सृजन हुआ, रोजगार मिलना शुरू हुआ, यातायात की अच्छी सुविधा रही, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं रही, लेकिन कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर भी ऐसा चीज़ हुआ होगा जो नहीं होना चाहिए। तो उसी के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। तो आप क्या बोलिएगा? शहरों में मजदूरों की संख्या अधिक थी। बिल्कुल, जो सुविधाएं शहर में दी जा रही थी, मिल रहा था, इनके कारण गांव से हजारों लाखों की संख्या में लोग शहरों में रहना पसंद करने लगे। तो इनके कारण क्या हुआ? शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि गांव से लोग जाके कहाँ रह रहे थे? शहर में रह रहे थे। लेकिन लोक कल्याण की भावना में कमी थी। शहरों में जनसंख्या तो अधिक थी, लेकिन उसमें लोक कल्याण, सभी लोगों के लिए मिलजुल कर रहने वाली ऐसी भावना उसमें नहीं थी। लोक कल्याण की भावना की कमी थी, इसलिए शहरों में नई समस्याओं को जन्म दिया। शहरों ने क्या किया बच्चा? नई समस्याओं को जन्म दिया। जैसे क्या हो गया? शहरों में बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति उदासीनता आ गई। मतलब जहाँ पर पहले 50 लोगों के ट्रीटमेंट की सुविधाएं थी, अब वहाँ पर आबादी डायरेक्ट 200 हो गया। अब 200 लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेगी? तो उनकी एक थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इनके साथ बच्चा क्या हो गया? प्रदूषण, यातायात संबंधी समस्याएं होगी। आप नॉर्मल से आप सोचो, अगर मान लो दिल्ली में, अगर पहले मान लो, ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो पहले दिल्ली में शुरुआत के दौर में 1980 या 1990 के दशक में, मान लो इस समय 1990 सब के दशक में, मान लो इस समय तभी वहाँ पर 50,000 गाड़ियाँ होगी। लेकिन जब यहाँ पर बच्चा, अब मान लो 2021 आ गया है, अभी अगर 2021 में मान लो क्या है, इतनी ही आबादी वहाँ पर होगी। मतलब अगर मान लो वहाँ पर उस समय 1980 में 1990 में मान लीजिए अगर वहाँ की आबादी 1 करोड़ थी दिल्ली की, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, और वहाँ पर 50,000 ऐसे लोग थे जो 50,000 गाड़ियाँ चलती थी। जब 2021 आया, अगर यहाँ की आबादी बढ़ के मान लीजिए अगर 10 करोड़ हो गई है, तो क्या यहाँ पर 50,000 ही गाड़ियाँ चलेगी? नहीं ना चलेगा, ये भी तो 10 गुना हो जाएगा, फिर ये 5 लाख हो जाएगा। तो अब बताइए, ये 5 लाख जो होगा, इनसे जो मतलब धुआं जो निकलेगा, ये कहाँ के वायुमंडल को प्रदूषित करेगा? दिल्ली के ही वायुमंडल को प्रदूषित करेगा ना। बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो प्रदूषण, यातायात संबंधी समस्याएं, ये सब बिल्कुल बढ़ गया, ठीक है, शहरों में। अच्छा, शहरों ने स्पर्धा और
अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति को भी जन्म दिया है। स्पर्धा का मतलब कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन कैसे बढ़ गया? अब मान लीजिए, अब कहीं पर जो है रोजगार जो है पहले 500 लोगों के लिए था, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर 50,000 लोग रहते थे और 50,000 लोगों के लिए मान लीजिए आप कितना रोजगार का था, मात्र मान लीजिए 5,000 लोगों को रोजगार मिला था। अब यहाँ पर ये 50,000 ना होकर अब मान लीजिए हो गया यहाँ पर 5 लाख। अब 5 लाख जब आबादी हो जाएगी, अब 5 लाख हो जाएगी, अब 5,000 ही सीट है, तो क्या बताइए यहाँ पर स्पर्धा होगा कि नहीं? आप इसको इंग्लिश में समझते होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब आबादी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली है कि कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो शहरों ने किसको जन्म दिया बच्चा? तो शहरों ने जन्म दिया स्पर्धा को और अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति को भी जन्म दिया है, जो संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। ठीक है, यह बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या आपको यह प्रश्न समझ में आ गया? शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? तो आप क्या बोलिएगा? शहरों ने निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दिया। आप यह भी ऐसे करके भी लिख सकते हैं। पहला क्या? शहरों में मजदूरों की संख्या अधिक होने के कारण लोक कल्याण की शहरों में लोगों की जनसंख्या अधिक होने के कारण रोजगार लोगों को कम मिलने लगा। इनके साथ शहरों में लोगों की जनसंख्या तो अधिक थी, लेकिन उनमें लोक कल्याण की भावना नहीं थी। इनके बाद आप क्या बोलिएगा? शहरों में बेरोजगार लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। इनके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इनके साथ ही साथ आप क्या बोलिएगा? प्रदूषण की समस्याएं लोगों के सामने उत्पन्न हो गई। यातायात संबंधित समस्याएं आ गई। इनके साथ और क्या हो गया? शहरों में अब कंपटीशन यानी स्पर्धा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो शहरों ने, आप इस प्रकार से भी 1 2 3 4 करके पॉइंट दे के लिख सकते हैं और इस प्रकार से लाइन में भी आप सजाकर लिख सकते हैं। तो मैं साइड हट जाता हूं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक नीचे में प्रश्न है और 6 नंबर का, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच भिन्नता को स्पष्ट करें। तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया भी था, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की भिन्नता है। इसी को आपको क्या करना है? डिटेल्स में लिखना है। गाँव की आबादी कम होती है, क्यों कम होता है? नगर की आबादी ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है? इनके बारे में लिखना है। गाँव में खेती और पशुपालन पर निर्भर रहता है आजीविका के लिए। शहर में लोग व्यापार पर निर्भर रहते हैं, उनके व्यापार के साथ साथ उत्पादन पर निर्भर रहते हैं। तो वहां पर आपको इसी प्रश्न को ना डिटेल्स में लिखना है, ठीक है। और सारे उसमें शब्दों का प्रयोग करके कम से कम आपको 100 या 120 शब्दों में लेके जाना है। यहाँ ये तो लघु उत्तरीय, ये लेकिन दीर्घ उत्तरीय का था, तो ये सिमिलर था, इसीलिए मैंने इसके आंसर को एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5 का 5, 6 का 6 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आया, किसी प्रश्न में डाउट है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे खुशी होगी अगर आप अपने डाउट को लिखोगे और फिर मैं आपके डाउट पर ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार में आपके भाई बहन जो भी 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनका 100% फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप सोशल नेटवर्क सब भी यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप सब, तो वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक पर आप अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कर दीजिएगा। उनको फ़ोन करके भी बता सकते हैं कि यार एक चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पे जो है सोशल साइंस के सभी प्रश्न उत्तर को करवाया जा रहा है बहुत ही डिटेल से, और फ़ायदा भी मिल जाएगा। जहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं कीजिए, आपका इधर रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपको ये अभी 6 का 6 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप मोबाइल को साइड में रखिए, लेकिन शेयर करने के बाद रखिएगा, ठीक है। और इनको अपने से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप इन 6 प्रश्न को अपने शब्दों में लिख लिए तो आप समझ गए हैं, ठीक है, और मुझे भी खुशी होगी। तो ठीक है, फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन मैं आपको सूचित कर दूं फिर से कि हमारा ये 6ठा अध्याय है ना, चैप्टर हमारा ये 6 है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इनसे पहले जो 5 अध्याय था, उन 5 अध्याय का मैंने प्रश्न उत्तर करवा दिया है। ऑब्जेक्टिव भी 3रे अध्याय तक हो गया, ठीक है, और सब्जेक्टिव कहाँ तक? आज ये 6ठे अध्याय तक हो गया। तो आप अगर पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके सभी वीडियो को देखिए, ठीक है। और कुछ वीडियो में
थोड़ा क्वालिटी कम हो गया, ब्लड हो गया है, तो आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।